आज हम बात करने वाले हैं 11th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक सेंटर ऑफ मास के सारे फॉर्मूले एंड कंसेप्ट के बारे में, वो भी एक छोटे से वीडियो के हेल्प से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए जानते हैं सेंटर ऑफ मास के वो कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड कंसेप्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास का। यानी यहां पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे पॉइंट मास दिए जाएंगे और सबको अलग अलग पोजीशन पे रख दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सारे ही पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास कहां पे है। तो आपको सेंटर ऑफ मास मालूम है? चलिए अगर नहीं मालूम है तो थोड़ी बहुत हम इसकी भी बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर का जो भी मास होगा वो मास यहां से लेकर यहां तक हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा मास होगा ना। मतलब इस मार्कर का जो भी टोटल मास है वो इसकी पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम इस पूरे मार्कर के मास को एक अगर पॉइंट मास बनाना चाहिए, मतलब ऐसा समझिए कि पूरा मार्कर में जो लेंथ है इसको तोड़ के हम छोटा सा पॉइंट मास बनाना चाहते हैं, तो उस पॉइंट मास को हम इस पोजीशन पे कहां कंसीडर करें, उसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। मतलब इस पूरा ही बॉडी के मास को एक पॉइंट मास की तरह जिस पॉइंट पे अपन एज्यूम करते हैं उसको सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। ये समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली, चलिए इसको कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी हमने क्या बोला है कि पूरे बॉडी के मास को हम जिस पॉइंट पे एज्यूम करेंगे वही इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा, m×g। तो ये बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगता है? मास पे लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जहां मास होगा वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा ना। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि पूरे ही मार्कर के मास को मैं एक पॉइंट पे यहां एज्यूम कर रहा हूं, तो क्या सेंटर ऑफ मास अगर यहां मैं बोल रहा हूं यानी पूरे बॉडी के मास यहां है, तो जो mg लगेगा वो भी यहीं से लगेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस मार्कर को यहां फिंगर पे रखूं तो क्या होगा? ये नीचे गिर जाएगा। अगर मैं इधर कहीं इस कॉर्नर पे रखूं तो ये इधर गिर जाएगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, एक ऐसा पॉइंट होगा ना मिडिल में एकदम, जहां पे अगर मैं फिंगर कर रखूं तो ये गिरेगा ही नहीं, एकदम आराम से देखिए रुका हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है ये बताइए? तो ऐसा ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि इस पूरा ही मार्कर का मास हमने इस पॉइंट पे एज्यूम किया हुआ है, मतलब है जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं। और जो mg है वो हमारे फिंगर से ऐसे लगता हुआ पास दिख रहा है आपको, mg नीचे की तरफ, तो हमारे फिंगर से पास होता हुआ ऐसे mg जा रहा है। मतलब mg इसको नीचे खींचना चाह रहा है लेकिन हमारा फिंगर नीचे से इसको बैलेंस करके रखा है, इसलिए रुक गया। लेकिन यहीं पे अगर हम यहां रखते तो बताइए mg यहां लग रहा है और हम फिंगर यहां रखें तो यहां mg को रोकने वाला कोई नहीं है ना। मतलब क्या करेगा? इसको रोटेट कर देगा इस तरह से, इसलिए गिर जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी बॉडी का अगर आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है प्रैक्टिकली, तो आप सिंपली क्या करिए, उस बॉडी को ऐसे बैलेंस करके देखिए। वो बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जाएगा, मतलब नहीं गिरेगा, रुका हुआ आपको दिखेगा, इसका मतलब आपने जहां फिंगर रखा है उसी फिंगर के जस्ट ऊपर उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो सेंटर ऑफ मास का सिंपल मतलब क्या है? बॉडी का वो पॉइंट जहां पे हम सारे बॉडी, कंप्लीट बॉडी के मास को एक पॉइंट मास की तरह एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हमने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट मास लिया है और अलग अलग जगह रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि सारे पॉइंट मास को हटा के एक सिंगल पॉइंट मास बनाओ। तो फिर उसका कहां पे रखो, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए? एक्चुअली उसी को हम सेंटर ऑफ मास का यहां पोजीशन बोल रहे हैं। तो यहां पे RCM का मतलब है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां R1 का मतलब है M1 मास कहां पे था, उसका पोजीशन क्या है, R2 का मतलब है M2 का पोजीशन, R3 का मतलब है M3 जो मास है पॉइंट मास उसका पोजीशन। इसी तरह से और भी मास होगा तो हम उस तरह से मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको यह फॉर्मूला ध्यान रखना है पॉइंट मास के लिए कि M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइडेड बाई सारे मास का सम जो होगा वही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन देगा अगर पॉइंट मास का केस आपको गिवन है। यहां तक समझ में आया? तो आपको यह फॉर्मूला एज इट इज याद होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो अब पहले समझिए कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता क्या है। पॉइंट मास का मतलब समझ में आया? एकदम छोटा सा पॉइंट है, एक ही जगह है जिसमें लेंथ विड्थ वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन यही अगर हम मार्कर की बात करें तो मार्कर में जो भी मास है वो यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसके पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। मार्कर को हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो मार्कर है वो पॉइंट मास नहीं है, ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि इसको हम छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते हुए कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मार्कर को बना रहे हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है।
तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या होती है, जिसमें लेंथ विड्थ वगैरह ऐसा एरिया होती है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, या तो लेंथ पे या एरिया पे या वॉल्यूम में, ऐसा कुछ, तो उसको हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम बोल रहे हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास के मिलने से बना होगा। क्लियर है यहां पे? तो यहां पे देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, तो एक्चुअली इसको आप इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है कि आरसीएम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम इंटीग्रेशन बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। यहां आर का मतलब क्या है और डीएम का मतलब क्या है वो समझिए। डीएम क्या है यहां पे? मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट। मतलब हमने जो सीखा है अभी फॉर्मूला, वो हम तब इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जब सारे पॉइंट मास हो, लेकिन अभी जो हम इस यहां पे लिख रहे हैं वो पॉइंट मास नहीं है, ये मार्कर है। तो हमने क्या किया, इस मार्कर के यहां से किसी आर डिस्टेंस पे गए, एक छोटे सा डीएम मास ले लिया। वही डीएम है कि हमने ये डीएम का नाम मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, जो भी हमने इंटीग्रेट करने के लिए स्मॉल एलिमेंट लिया होगा। आर का मतलब है कि जो भी हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, जहां जिसके रिस्पेक्ट में भी आप पोजीशन निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पे आर का मतलब ये है। अब देखिए ये जो फॉर्मूले है ना जो सब, ये सारे फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यहां पे मैं थियरी कितना भी समझा दूं, जब तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए थियरी का भी समझ में आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम पहले इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ये दोनों तो फॉर्मूला आपको याद रखना है और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब यहां पे कुछ हमने डायग्राम ले रखे हैं, यानी कुछ स्टैंडर्ड सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट हमने लिखा है, जिसको आपको एज इट इज याद रखना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जो भी यहां पे लिखा है बस आपको याद होना चाहिए कि अगर ये है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर वो है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब ये है वो है का क्या मतलब है समझिए। हमने सबसे पहले क्या लिया, हाफ रिंग। अब यहां आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने हाफ रिंग क्यों लिया, मतलब हमने कंप्लीट रिंग क्यों नहीं लिया। तो ये समझिए हम जो भी बॉडी अभी ले रहे हैं ना वो यूनिफॉर्म है, तो अगर कंप्लीट रिंग लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। मतलब आप एक स्टैंडर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो अगर आप कंप्लीट रिंग लेते हैं और ये सारे ही बॉडी हमने यूनिफॉर्म ही लिया है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये होती है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा उसको नहीं लिखा है। बाकी हमें ये याद रखना है हाफ रिंग अगर है, आधा रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको ध्यान रखना है कि इसका जो भी सेंटर होगा, इस हाफ रिंग का सेंटर होगा ना कहीं, तो उस सेंटर से 2r/π ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। आया समझ में? अब देखिए यहां पे हमने YCM ही लिखा है, XM क्यों नहीं लिखा है, आपके माइंड में आ सकता है। तो वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये जो हमने वर्टिकल लाइन खींचा है इसके जैसा लेफ्ट में है मास वैसे ही राइट में भी है, तो सिमेट्रिकल है ना, इसीलिए जो मास होगा वो इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से 2r/π ऊपर होता है इस हाफ रिंग के केस में। अगर वहीं पे हाफ डिस्क है, डिस्क का मतलब समझ में आता है, ये खाली बीच में नहीं होगा, भरा हुआ है, तो डिस्क के केस में, हाफ डिस्क के केस में 4r/3π होता है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से ऊपर सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो आपको यह भी ध्यान रखना है। होलो हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो r/2 होता है इसके नीचे वाले बेस जो सेंटर होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, वहां से r/2 ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये सारे आपको याद रखना है। आगे देखिए सॉलिड हेमिस्फीयर, तो अगर सॉलिड कंप्लीट सॉलिड स्फीयर होता तो उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता। अगर हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर से 3r/8 ऊपर होगा। समझ में आया? इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास। आगे अगर बात करें तो होलो कोन है और ये सॉलिड कोन है, तो होलो कोन में ध्यान दीजिए, होलो कोन में h/3 होगा, यानी अगर होलो कोन का हाइट अगर h है तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इसके बेस से, ये ध्यान रखिए हम कहां से निकाल रहे हैं, इसके टॉप से भी पूछा जा सकता है कि बताओ होलो कोन में टॉप से कितना नीचे होता है सेंटर ऑफ मास। तो हमने जो लिखा है वो नीचे से लिखा है बेस से कि h/3 ऊपर होता है। इसका मतलब h में से h/3 माइनस करेंगे तो 2h/3 ऊपर से आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये इसमें ध्यान रख सकते हैं। अगर सॉलिड कोन है तो सॉलिड कोन में बेस से h/4 पे होता है। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर प्लेट, तो ट्राइंगुलर प्लेट में क्या होगा, ये ट्राइंगल टाइप का, थिकनेस इसमें, मतलब कोन क्या है, कोन तो 3D डायग्राम होता है ना, लेकिन ये प्लेट जो है वो 2D है, बोर्ड में ही है। तो कहने का मतलब अगर ये ट्राइंगुलर प्लेट है तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बेस और जो टॉप है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहां से आप ध्यान रख सकते हैं कि ट्राइंगुलर प्लेट में कि नीचे वाले पॉइंट से जो ऊपर होगा कितना, h/3 हो जाएगा। मतलब ट्राइंगुलर प्लेट कैसा भी हो ये 2:1 में ही डिवाइड होगा। तो नीचे से देख सकते हैं h/3 पे सेंटर ऑफ मास होगा इसके बेस से।
यहां तक क्लियर है? तो अभी हमने जो भी बात किया है ये सारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको एज इट इज बस याद होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक हमने केवल सेंटर ऑफ मास के पोजीशन निकालना सीखा है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालेंगे कैसे। लेकिन कोई बॉडी अगर चलेगा, मान लीजिए ये मार्कर है और ये मार्कर अगर चल रहा है तो इस मार्कर में सेंटर ऑफ मास भी तो है, तो उस सेंटर ऑफ मास भी तो चल रहा है ना, तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। पहले जो आपको याद होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर हमें निकालना है, मतलब कि आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास या बहुत सारे बॉडी दे रखी है और सभी बॉडी का मिला के एक सिस्टम बनाया गया है और सारे ही बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से दे रखा है। तो फिर आपको यह पता करना हो कि सारे बॉडी को हटाकर हम एक सेंटर ऑफ मास बना सकते हैं, तो उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं कि VCM इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जैसे RCM का था वैसे ही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का भी वैसे ही है। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पे R1 R2 और यहां V1 V2 वगैरह रखते टाइम साइन को खास ध्यान रखना है क्योंकि ये सारा वेक्टर है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेल्टा RCM है। डेल्टा RCM का मतलब है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ लीजिए। तो यहां से आप m1 डेल्टा R1, मतलब पहला मास कितना डिस्प्लेस हुआ वो है डेल्टा R1। डेल्टा R2 क्या है कि दूसरा मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है। यहां पे भी प्लस माइनस ध्यान रखना है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। यहां सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो वही वेलोसिटी की तरह m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जहां पे a1 का मतलब m1 का एक्सेलरेशन कितना है और a2 का मतलब m2 का एक्सेलरेशन कितना है। मतलब ये सिस्टम है ना जिसमें बहुत सारे मासेस है, तो सारे मास को मिलाकर आपको एक सेंटर ऑफ मास बनाना है जिसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हमने बोला कि दो बॉडी का एक सिस्टम है, मतलब एक m1 है और एक जो है ना वो m2 है, दो बॉडी का, और दोनों को मिला के हमने सिस्टम बना दिया। तो हम दोनों ही मास को रिप्लेस करके एक सेंटर ऑफ मास क्रिएट कर सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास जिसका मास कितना होगा m1 प्लस m2। बॉडी का मास नहीं बदलना चाहिए। यहां सिस्टम का मास कितना था m1 प्लस m2, तो आप दोनों को मिला के एक पॉइंट मास बनाना चाहते हैं तो उसको हमने मास बोल दिया m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो इस पे बताओ कि कितना फोर्स लगेगा। तो जो भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा आपने, F इक्वल्स टू ma। तो यहां पे जो भी इसका एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो इनटू सेंटर ऑफ मास का मास। तो यहां पे इस तरह से आप जो भी सिस्टम पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल बाहर से वो आप निकाल सकते हैं अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मालूम है तो। क्लियर है? अगर मान लीजिए इस सिस्टम में इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, और फिर यह पूछा जाता है कि बताओ सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, तो हम सिस्टम का मोमेंटम के लिए क्या कर सकते हैं, m1 प्लस m2 यानी सेंटर ऑफ मास का मास हो गया ये इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां हम सेंटर ऑफ मास के हिसाब से लिख रहे हैं, तो मास किसका लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी भी किसका लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का। क्लियर है यहां तक? तो आप इस चीज को अच्छे से समझ के रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये दोनों ऐसे कंजर्वेशन हैं सेंटर ऑफ मास चैप्टर का जिसके हेल्प से 11th में ही नहीं 12th में भी बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इसीलिए आपको इस दोनों को पढ़ने के साथ साथ इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है ताकि 12th में आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले चलिए समझते हैं कि पोजीशन कंजर्वेशन आखिर होता क्या है और उसको यूज कब करते हैं। तो नाम में ही सुनिए जरा, प्यार से नाम को पढ़िए। क्या लिखा है, पोजीशन कंजर्वेशन, मतलब पोजीशन कंजर्व है। और कोई भी चीज का पोजीशन कंजर्व का मतलब जो पहले था अभी भी वही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो चल ही नहीं रहा। अगर मार्कर कभी चलेगा ही नहीं तो जहां ये अभी है बाद में भी वही रहेगा, लेकिन अगर चल जाए तो फिर इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा ना। आया समझ में? तो यहां पे पोजीशन कंजर्वेशन हम कब लगाते हैं, जब बॉडी पे कोई फोर्स ना लगे, सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन जीरो हो और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो हो। मतलब कोई चीज यहां है, इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो फिर एक्सेलरेट नहीं हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा, इसीलिए उसको रुक के रहना है। इसलिए ये सब कुछ जीरो होगा, तब बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है उसका पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कंजर्व रहेगा। क्लियर है यहां से? तो आप इस तरह से कुछ रिलेशन लगा सकते हैं कि मान लीजिए सिस्टम के अंदर दो मास है, तो सिस्टम पे हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी भी नहीं है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पहले जहां था बाद में भी वही रहेगा, क्योंकि ना तो फोर्स लग रहा है, ना वेलोसिटी है, ना एक्सेलरेशन है, तो कैसे कोई हिल सकता है कहीं से।
तो इसीलिए यहां पे जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था पहले, वही बाद में भी रहेगा। तो हमने लिखा m1r1 प्लस m2r2, मतलब ये पोजीशन हो गई एक तरह से सेंटर ऑफ मास की स्टार्टिंग वाली। आया समझ में? ये इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन हमने कंजर्व कर दिया। एक्चुअली हमने ये जो लगाया ना, वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूले का लगाया। तो देखिए, जो पहले ये रहेगा बाद में भी यही रहेगा, तो नीचे से मास कैंसिल हो गया, तो आप यहां पे सीधा ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज हम कैसे कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, मोमेंटम हम कंजर्व तभी करते हैं जब सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। मतलब आप जिसका मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, पहले ये श्योर करिए कि मोमेंटम हम जिधर कंजर्व करते हैं क्या उस पे नेट फोर्स जीरो है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्शन वाइज कंजर्व करिएगा, या तो एक्स में या वाई में या किसी एंगल पे कहीं भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप मोमेंटम को कंजर्व कीजिएगा, तो सबसे पहले ये देखिए कि जिस डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, क्या उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ही हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, वरना हम मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। यह समझ में आया? तो यही चीज हमने यहां पे लिखा है कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगी। साथ में हमने कुछ और लिखा है कि अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो फिर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्यों? F इक्वल्स टू ma होता है, तो F जीरो है तो a भी जीरो होगा। तो यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। अब ये बताइए, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या इसका मतलब वो रुका हुआ होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए ये बॉडी अगर चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब होता है कि बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब पहले जितना वेलोसिटी था वही वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अभी पोजीशन कंजर्वेशन में देखिए हमने क्या लिखा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एसीएम जीरो है, साथ में वीसीएम भी जीरो था। इसीलिए हमेशा की तरह वीसीएम जीरो रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी कहां से आएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो था जिसकी वजह से एसीएम जीरो होगा, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी है ना सेंटर ऑफ मास का, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब स्टार्टिंग में जो भी रहेगा वही हमेशा रहेगा, उसको चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी को केवल एक्सेलरेशन चेंज कर सकता है, जो यहां है ही नहीं। यहां तक क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो आप इतना दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि मोमेंटम हम उसी डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है यहां तक? अब बाकी आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे कैसे, तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, कि जिस डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम भी रहेगा, जिसको आप यहां पे m1v1 प्लस m2v2 अगर दो पार्टिकल है सिस्टम में और उस पर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो मोमेंटम क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले वाले का मोमेंटम प्लस दूसरे वाले का मोमेंटम। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, जो आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्शन। v1 v2 को आप डायरेक्शन के साथ पुट करिए, क्योंकि यहां पे v का मतलब वेलोसिटी है, स्पीड नहीं। समझ में आया? तो यहां पे m1v1 प्लस m2v2 दोनों का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, जो कि फाइनल कंडीशन का होगा, दोनों का फाइनल मोमेंटम। यहां तक क्लियर है? तो अच्छे से इसको समझने के बाद इस पे प्रैक्टिस तो करना ही करना है, मैंडेटरी है, एकदम मस्ट है, क्योंकि इसके बगैर अपन 12th में भी बहुत जगह फंसने वाले हैं। इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले 11th में, ताकि 12th आपका बहुत अच्छे हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब बात करने वाले हैं इंपल्स के बारे में। इंपल्स होता क्या है, तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो इंपल्स है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो होगा उसी को इंपल्स बोला जाता है। ठीक है, बाकी इंपल्स का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। अगर फोर्स दे रखा है टाइम के फंक्शन में, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt से भी इंपल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है जिसको आप याद रखें। अब जैसा देखिए इंटीग्रेशन एफ dt है, एज एफ एक्सटर्नल का मतलब बॉडी पे लगने वाला बाहर से कितना फोर्स है। ठीक है, तो यहां पे इंटीग्रेशन एफ dt, और आप जानते हैं जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग एरिया अंडर द कर्व होता है। जैसे dy बाई dx डिफरेंशिएशन को आप स्लोप बोलते हैं ना, वैसे ही इंटीग्रेशन का मतलब एरिया से होता है। तो यहां पे f और t है, इसका मतलब जो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया होगा वही क्या देगा, यहां इंपल्स दे देगा। तो वही लिखा हमने कि फोर्स और टाइम ग्राफ का अगर एरिया दिया है आपको
और आपको यह पूछा गया है कि T1 से T2 के बीच में बताओ इंपल्स क्या होगा, तो सिंपल आप FT कर्व का T1 से T2 के बीच में एरिया निकाल दीजिए, जो भी एरिया होगा वही इंपल्स होगा, और उसी को आप चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं कि पार्टिकल पे F फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से T1 से T2 के बीच में जो पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज आया है वो इसके इक्वल होगा जो इसका एरिया होगा। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपल्सिव फोर्स। अब इंपल्सिव फोर्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई चीज यहां पे ये लटका हुआ है और अगर मैं इसे झटके से मारूं तो ये झटके से लगाए ना, इसमें देखिए जैसे मारेंगे एकदम स्पीड में भागेगा, तो यहां जो फोर्स एक्ट हो रही है वो एक इंपल्सिव फोर्स है। अगर मैं इसी को आराम से ऐसे धक्का देता तो ये इंपल्सिव नहीं है। इंपल्सिव मतलब बहुत कम टाइम में झटके से लगा हो, बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड में। आया समझ में? जैसे कोई बॉल या पत्थर लेके किसी चीज पे मार दीजिए, तो जैसे शीशे पे आप पत्थर मारते हैं तो वहां पे जो शीशे को तोड़ने का काम करता है ना, वो एक इंपल्सिव फोर्स होता है जो अचानक बहुत ज्यादा लगता है। आया समझ में? तो यहां इंपल्सिव फोर्स का कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम है और डिवाइडेड बाई टाइम का मतलब कि जो यहां जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां T1 2 सेकेंड होता और T2 5 सेकेंड होता, तो 2 से 5 के बीच में ये डेल्टा पी आएगा ना, तो 3 सेकेंड लगा होगा 2 से 5 जाने में, तो यहां टी का मतलब वो 3 सेकेंड आ जाएगा। आया समझ में? वैसे टाइम बहुत ही कम होगी क्योंकि आप किसी बॉल को अगर वॉल पे मारोगे तो वॉल पे क्या बहुत कम टाइम के लिए वहां पे लगे, बॉल जो होगा वॉल में चिपका हुआ रहेगा ना, फिर वापस आ जाएगा, तो वही टाइम इंटरवल जो कि बहुत ही कम होता है। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जो होगी वो यहां पे फोर्स आ जाएगा, जो आपको ये बता देगा कि आपने बॉल जो मारा है ना वॉल के ऊपर, तो बॉल की वजह से वॉल पे कितना फोर्स लगा होगा, जिसको इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं कोलिजन के बारे में। अब ये कोलिजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक है। जैसे हमने मोमेंटम और पोजीशन कंजर्वेशन को बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कोलिजन भी यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोलिजन के लिए पहले तो 3 टाइप की कोलिजन होती है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। जो इलास्टिक कोलिजन है इसको परफेक्टली इलास्टिक भी बोला जाता है, दोनों का मतलब सेम है। तो आप इलास्टिक कोलिजन जैसे ही बोला जा रहा है मतलब E की वैल्यू 1 है। अगर इनइलास्टिक कोलिजन बोला जा रहा है तो E की वैल्यू 0-1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, आप अपने तरफ से नहीं ले सकते, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा या फिर फाइंड वो करवाया जाएगा E कितना होगा। ठीक है, बाकी इलास्टिक है तो E को 1 ले लीजिए। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है इसका मतलब E की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है यहाँ पे? बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे थियरी और भी होती है जो आप थोड़ा बहुत अगर नोट्स रिवाइज कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। इलास्टिक कोलिजन में आपने पढ़ा होगा एनर्जी लॉस नहीं होती है, जबकि इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक में एनर्जी लॉस होती है जब 2 पार्टिकल कोलाइड होती है। आया समझ में? कोलिजन का मतलब तो पता है ना, 2 पार्टिकल कोलाइड हुआ उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे E आपके हो सकते माइंड में चल रहा हो कि E है क्या, तो E जो है ना वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। अब इसका क्या मीनिंग होता है इसको पहले देखते हैं। तो हमने ये 2 पार्टिकल लिया A और B, A की वेलोसिटी u1 है और B की u2 है। हमने यहां पे ये देखा u1 जो है ना वो u2 से ज्यादा है, तभी तो ये कोलाइड करेगा, क्योंकि देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए ना आगे वाले से कोलाइड करने के लिए, टक्कर करने के लिए। तो u1 ज्यादा है u2 से, तो ये क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा। अप्रोच सेपरेशन हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा हुआ है और वहां पे हम ये खास करके बात किया था कि ये सेपरेशन अप्रोच सेंटर ऑफ मास पे काम आने वाला है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। देखिए यहाँ पे कोलिजन में काम आ रहा है, तो इसलिए उसको आपको पता होना चाहिए सेपरेशन क्या होता है, अप्रोच क्या होती है। तो ये पीछा वाला जो है ना इसको कोलाइड करने के लिए इसके पास आ रही है, मतलब अप्रोच कर रहा है। फिर देखिए जैसे ही कोलाइड करेगा, जैसे आप एक बॉल यहां रख लीजिए, दूसरे बॉल से उसको मारिए, तो जैसे ही मारिएगा तो दोनों बॉल अलग अलग भाग जाते हैं ना, तो वही वाले कंडीशन है कि कोलिजन के बाद ये v1 से चलने लग गया, ये v2 से चलने लग गया। तो एक्चुअली हमें यही v1 v2 कैलकुलेट करना होता है। तो यहां 2 इक्वेशन हम बनाते हैं। पहला तो मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाते हैं, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए हमने बाहर से कोई फोर्स लगाया क्या, हमने एक को दूसरे पे मारा है, तो जो भी फोर्स लगा है इस दोनों के बीच में ही लगा है, मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स 0 है। अगर मैंने इस दोनों को एक साथ पकड़ लिया, एक सिस्टम में ले लिया, तो इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहां पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और हमने अभी अभी पढ़ा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होता है उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व आप कर सकते हो। तो यहां पे हम इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। देखिए कैसे, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। P इनिशियल क्या लिखिएगा, A का मास बोल देते हैं ma है, तो ma u1। राइट साइड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो जो भी वेलोसिटी राइट में होगा उसको पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, जो लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो यहां u1 प्लस ma u2 ये रहा इनिशियल मोमेंटम। उसी तरह फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो A के पास वेलोसिटी v1 है, तो m1 ma v1 प्लस
mv/v2। अब दोनों वेलोसिटी हमने सेम डायरेक्शन में लिया था तो हमने यहां पे प्लस ही लिखा है, अगर ये उल्टा होगा तो यहां पे माइनस लिख देते। तो इसीलिए आप सेम डायरेक्शन में ही लीजिए, अगर उल्टा आंसर आना होगा तो माइनस के साथ v2 आ जाएगा। अगर v2 कैलकुलेशन के बाद माइनस आता है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया है वो उल्टा है, एक्चुअल में वो इधर होगी, लेफ्ट में। ठीक है, तो बाकी पहला इक्वेशन यहां से बन जाएगा। यहां दो वेरिएबल है v1 और v2, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा दो वेरिएबल के लिए, तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन से बन गया, बाकी दूसरा इक्वेशन आपको ई से ही बनाना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। वो क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच होता है। सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन और अप्रोच जस्ट बिफोर। देखिए कोलिजन के बाद एक दूसरे से दूर भागेगा, मतलब सेपरेट होगा, तो कितनी वेलोसिटी से, तो v2 माइनस v1 से, वही लिखा है। कोलिजन से पहले पीछे वाला इसको अप्रोच कर रहा था, तो कितने से, तो u1 माइनस u2 से। वही हमने जो रिलेटिव में पढ़ा था, अप्रोच और सेपरेशन क्या होती है, वही चीज यहां पे यूज किया। तो हमें ई के बारे में दिया जाएगा, तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन से, दोनों को सोल्व करके अपन v1 v2 निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। बाकी हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इस दोनों में से कोई है, तो यहां पे एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी, तो कितना लॉस होगा, तो यहां पे दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो होगा और यहां पे दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगी वही लॉस हुई होगी। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक के बारे में, वेरिएबल मास सिस्टम। अब अभी तक हमने जितने सारे मास पढ़े हैं ना, पूरे फिजिक्स में स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं इस पॉइंट तक, सब जगह मास कांस्टेंट था, मास चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन आप समझो, आप जम्मू में, कश्मीर में गए हो मस्त, और मस्त गोलाबारी, मतलब गोलाबारी तो नहीं, मस्त वहां पे स्नोफॉल हो रही है, मतलब बर्फ गिर रही है, और आप जिस गाड़ी पे बैठे हो आपकी गाड़ी के ऊपर भी गिरेगा, तो आपको नहीं लग रहा कि धीरे धीरे बर्फ जो होगा, जो आइस होगा, वो आपके गाड़ी के छत के ऊपर धीरे धीरे इकट्ठे होते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार का, जो गाड़ी है, उसका जो मास है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, आइस उस पर इकट्ठा हो रहा है उसकी वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी को खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसका वजन बढ़ रहा है तो गाड़ी को खींचने में ज्यादा मेहनत लगेगा। तो कहने का मतलब यहां जो कार है उसका मास चेंज हो रही है, तो इसी तरह के सिस्टम को हम वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं। क्लियर यहां तक? तो वही चीज हमने यहां पे लिया है और वही एग्जांपल भी। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हमने बोला कि जैसे जैसे स्नोफॉल होगा उस पर आइस इकट्ठा होगा, वैसे वैसे गाड़ी को खींचना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई तो फोर्स होगा ना जो गाड़ी को रोक रहा होगा। तो हमने यहां पे उसी तरह से बोला है कि उसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अब देखिए थ्रस्ट फोर्स हमेशा रोकता ही नहीं है, धक्का भी देता है। जैसे रॉकेट के केस में जो फ्यूल बर्न होता है, वो फ्यूल बाहर निकलता है, तो फ्यूल बर्न होकर नीचे क्या करता है, धक्का लगाता है, जिसकी वजह से एक्शन नीचे लगता है और रिएक्शन रॉकेट पे लगता है और रॉकेट ऊपर चला जाता है। तो यहां पे हमने ये देखा कि जो थ्रस्ट फोर्स होती है वो VRdm/dt होती है, यानी Vdm/dt बोल सकते हो। यहां VR हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यही समझना है। एक्चुअली ये VR जो है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी है वेरिएबल मास का सिस्टम के रिस्पेक्ट में। अब पहले तो ये समझिए कि वेरिएबल मास होता क्या है। तो वेरिएबल मास हम उसको बोलते हैं जिसकी वजह से सिस्टम का मास चेंज हो रहा था। मतलब अगर कार है और स्नोफॉल हो रही है तो आइस की वजह से मास कार का चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब आइस जो है ना, जो स्नोफॉल हो रही है, वो एक्चुअली वेरिएबल मास है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा टैंकर से आप जा रहे हैं, बहुत तेज बारिश होने लगी, तो टैंकर के अंदर अगर ऊपर का छत खुला है तो अंदर पानी इकट्ठा होगा, तो पानी की वजह से टैंकर का मास चेंज होगा ना। इसका मतलब वेरिएबल मास क्या हो गया, वो बारिश की बूंदे जो टपक टप गिर रही है उसमें। आया समझ में? तो कहने का मतलब जिसकी वजह से मास सिस्टम का चेंज हो रहा है उसको हम वेरिएबल मास बोलते हैं। तो यहां V का मतलब होता है वेरिएबल मास जो है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है सिस्टम के रिस्पेक्ट में। मतलब कार है तो कार के रिस्पेक्ट में, टैंकर है तो टैंकर के रिस्पेक्ट में। अभी हम समझ लेंगे इसको। तो फिलहाल आप इसको याद रखिए कि जो थ्रस्ट फोर्स होती है वो Vdm/dt होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिया है कि एक कार है जिसका मास स्टार्टिंग में m0 था और एक यहां पे बारिश हो रही है मान लीजिए, या स्नोफॉल हो रही है, जिसकी स्पीड जो है ना स्नो की गिरने की वो u है। और ये जो कार चल रहा था वो एक्चुअली स्टार्टिंग में v से, यहां कांस्टेंट हटा दीजिए, यहां v से चल रहा था क्योंकि ये चेंज होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे इस पे स्नो इकट्ठा होने लग जाएगा। तो मान लेते हैं इस पे थोड़ा सा स्नो इकट्ठा हो गया और इसका मास कितना है, तो देखिए टाइम के साथ म्यू रेट से गिर रहा है ना, यानी पर सेकेंड कितना मास आ रहा है इसके ऊपर, म्यू। तो यहां t=0 पे लिखा था, अब t टाइम हो चुका है, तो म्यू इंटू टी जो होगा वो इतना मास ज्यादा आ गया, इस पे जमा हो गया। तो अब कार का मास कितना हो गया होगा, म्यू m0 प्लस म्यू टी। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या बोला था कि जो VR होता है वो वेरिएबल मास का, मतलब इस स्नो का रिलेटिव वेलोसिटी होगा कार के रिस्पेक्ट में। तो कार को रोको पहले, तो हमने कार को रोका,
कार को रोकेंगे तो ये वेलोसिटी हमने स्नो को भी दिया इधर पीछे। तो स्नो के पास दो वेलोसिटी है, एक तो नीचे की तरफ, एक इधर की तरफ। तो स्नो के पास जितनी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, हर डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो एक तो देखिए, एक नीचे की तरफ लग रहा है और एक वेलोसिटी इधर है, तो एक इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इस V का होगा। तो ये जो थ्रस्ट फोर्स है वो इस कार को नीचे दबाना चाहेगा, तो वो तो नॉर्मल जो नीचे से लगेगा वो इसको बैलेंस कर लेगा। इसकी वजह से वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। बट ये जो थ्रस्ट फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, मतलब इस कार को पीछे खींचना चाह रहा होगा। तो हमें आप देखने को मिल सकता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो किसी टाइम टी पे ये वेलोसिटी अब एक्चुअली V नहीं, हाँ स्टार्टिंग में V था, ठीक है, अब ये V डैश कुछ अलग हो जाएगा। तो फिर हमें उसको कैलकुलेट करने के लिए F इक्वल्स टू ma इस डायरेक्शन में लगा देंगे। F को हम लिख सकते हैं थ्रस्ट फोर्स V dm/dt इस वेलोसिटी की वजह से, इज इक्वल्स टू ये m इंटू a। क्लियर है यहां तक? तो कहने का मतलब, इसको आप अच्छे से एक बार तो प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास में जितने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, जितने सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने लिखे हैं, वो सारे आपको अच्छे से समझे हुए और याद होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे कंसेप्ट के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होना ही चाहिए। केवल कंसेप्ट पढ़ के आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखोगे। तो जब एग्जाम्पल आप करोगे तो अभी जो हमने समझा है इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो फॉर्मूले है उसको लर्न कीजिए और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।